हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिकैन। तो सबसे पहले हम लोग एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा। तो पार्ट 4 में हम लोगों ने देखा था 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, जिसके लिए एक निमोनिक यूज किया था सी, टॉम, देयर, वेयर आर स्टैंड्स फॉर रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल, एच से हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 टाइप्स के हो गए आपके क्रिस्टल सिस्टम्स। फिर हम लोगों ने देखे थे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स कौन से थे? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एंड सेंटर्ड और एज सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक में हम लोगों ने या फिर प्रिमिटिव में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एससीसी में कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे, बीसीसी में बॉडी सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होगा और कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे, एफसीसी में फेस पे प्रेजेंट होगा और कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, एंड सेंटर्ड में ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होगा और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, और एज सेंटर्ड में एट द मिडल ऑफ ईच एज, हर एक एज पे प्रेजेंट होगा और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा। अब इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल क्यूबिक को हम लोग देखें तो क्यूबिक एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एंड सेंटर इनमें भी एग्जिस्ट कर सकता है। सिमिलरली ट्राइक्लिनिक का अगर हम देखेंगे तो वो एससीसी, बीसीसी में एग्जिस्ट करेगा। तो ये हम लोगों ने पूरी टेबल पढ़ी थी और ऐसे करके हम लोग 14 ब्रेवियस लैटिसेस जनरेट कर सकते हैं। सो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स with the SCC, BCC, FCC, end-centered and edge-centered type of unit cells can generate 14 Bravais lattices. अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। How many space lattices are obtainable from the different crystal systems? तो हमारे पास कितने क्रिस्टल सिस्टम्स थे? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स थे। अब 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हमारे पास कितने लैटिसेस जनरेट कर सकते हैं? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 14 लैटिसेस हमारे पास या फिर 14 क्रिस्टल लैटिसेस हमारे पास जनरेट होते हैं बाय यूजिंग 7 क्रिस्टल सिस्टम। सो द आंसर इज बी, दैट इज 14। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ये IIT JEE 2007 का क्वेश्चन है। इसे लेते हैं, मैच द क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल्स मेंशन्ड इन कॉलम 1 विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेंशन्ड इन कॉलम 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है कि पहले कॉलम 1 के ए ऑप्शन को पकड़ो इधर और देखो कि PQRS में से किस में से ये मैच हो रहा है। फिर बी ऑप्शन को पकड़ो, उसके बाद देखो PQRS में से किस में मैच हो रहा है। ठीक है, तो एक एक करके आप कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करते जाओ। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कॉलम ए का फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो इसने सबसे पहले ऑप्शन दिया है कि हैव दीज सेल पैरामीटर्स A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C एंड अल्फा बीटा गामा आर ऑल्सो इक्वल। तो अगर हम देखें सिंपल क्यूबिक की बात करें और फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन से क्रिस्टल सिस्टम की बात करें? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम एससीसी ड्रॉ करेंगे तो एक क्यूब ड्रॉ करेंगे, दैट इज क्यूबिक सिस्टम, और उसके बाद एटम्स को कॉर्नर्स पे रखेंगे। सिमिलरली एफसीसी के लिए भी एक क्यूब ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एटम्स फेस पे और कॉर्नर्स पे रखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग एक क्यूबिक सिस्टम ले रहे हैं एससीसी और एफसीसी में, और क्यूब के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे कि तीनों पैरामीटर्स एज लेंथ भी और एंगल्स भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो ए के लिए P इज ट्रू। ठीक है, तो ए से सबसे पहला कौन मैच किया? P। सेकेंड आता है Q कि आर 2 क्रिस्टल सिस्टम्स। तो हमें पता है कि एससीसी और एफसीसी 2 क्रिस्टल सिस्टम नहीं है, ये लैटिसेस हैं, क्रिस्टल लैटिसेस। ठीक है, तो Q हमारे पास इसके लिए हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हैव ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि ये सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के हैं, तो इनकी एज लेंथ्स भी बराबर होगी और एंगल्स भी बराबर होंगे। फोर्थ आते हैं बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम। तो ये आंसर भी सही है, दैट इज S, क्योंकि ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को दोनों बिलोंग करते हैं।
अब देखते हैं ऑप्शन बी, कॉलम 1 ऑप्शन बी, क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल। तो सबसे पहले क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल दैट इज बेसिकली ट्राइगोनल, इनके हम लोग चेक कर लेते हैं पैरामीटर्स। तो क्यूबिक के लिए तो ऑलरेडी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा बराबर है। ट्राइगोनल के लिए एज लेंथ्स बराबर है, लेकिन अल्फा बीटा गामा इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो बी के लिए अगर हम पी को देखें तो हैव दी सेल पैरामीटर्स, इसने बोला है कि अल्फा बीटा गामा भी इक्वल है और ए बी सी भी इक्वल है, तो दैट इज करेक्ट। यहाँ ध्यान से देखो कि ट्राइगोनल या फिर रोम्बोहेड्रल सिस्टम हम लोग जिसे बोलते हैं, इसमें अल्फा बीटा गामा आर इक्वल, लेकिन इनमें से कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों इक्वल तो होंगे लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। और P क्या कह रहा है यहाँ पे कि अल्फा बीटा गामा आर ओनली इक्वल। सो B के लिए ऑप्शन P इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल आर टू क्रिस्टल सिस्टम्स। क्यू भी हमारे पास करेक्ट होगा। हैव ओनली टू क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, ये तो इनकरेक्ट हो गया। एंड बिलोंग टू दी सेम क्रिस्टल सिस्टम, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल दोनों अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। अब सॉल्व करते हैं सी के लिए। सी के लिए देखोगे क्यूबिक और टेट्रागोनल पूछा है, तो क्यूबिक के पहले पैरामीटर्स देख लो और टेट्रागोनल के पैरामीटर्स देख लो। ठीक है, तो क्यूबिक और टेट्रागोनल में सबसे पहले P की हैव दी सेल पैरामीटर्स A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो यहीं पर ही गलत हो गया क्योंकि टेट्रागोनल में तो हमारे पास B नॉट इक्वल टू C है, तो P इज नॉट ट्रू फॉर C। अब C के लिए Q को देखते हैं। आर टू क्रिस्टल सिस्टम्स, ये बात सच है कि क्यूबिक और टेट्रागोनल टू क्रिस्टल सिस्टम्स हैं अलग अलग, तो Q इज करेक्ट फॉर C। नेक्स्ट हमारे पास इसने पूछा है हैव ओनली टू क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, तो ये बात गलत हो गई क्योंकि क्यूबिक में तीनों एंगल्स 90 डिग्री पे हैं और आर ऑप्शन हमारे पास ये बोल रहे हैं कि सिर्फ दो एंगल्स 90 डिग्री पे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बिलोंग टू दी सेम क्रिस्टल सिस्टम, ये बात भी गलत है, तो सी के लिए सिर्फ क्यू ट्रू है। डी ऑप्शन के लिए देखते हैं फटाफट, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। तो सबसे पहले हेक्सागोनल के पैरामीटर्स देख लो, मोनोक्लिनिक के पैरामीटर्स देख लो। हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक के लिए सबसे पहले देखा है हैव दी सेल पैरामीटर्स A इक्वल टू B इक्वल टू C और अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, तो ये बात हो गई इनकरेक्ट। सो P इज नॉट ट्रू फॉर D। आर टू क्रिस्टल सिस्टम्स, ये बात सही है, तो D के लिए Q इज करेक्ट। हैव ओनली टू क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक का अगर आप देखोगे तो अल्फा बीटा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, इसमें अल्फा गामा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, तो सिर्फ दो एंगल 90 डिग्री के बराबर होंगे। हेक्सागोनल में तीसरा एंगल 120 डिग्री है, लेकिन मोनोक्लिनिक में तीसरा एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो D इज ट्रू, R इज ट्रू फॉर D। नेक्स्ट S दैट इज दे बिलोंग टू द सेम क्रिस्टल सिस्टम, तो ये बात भी यहाँ पे हो गई गलत। तो A के लिए हो गया P एंड S ट्रू, B के लिए हो गया P एंड Q ट्रू, C के लिए हो गया Q और D के लिए हो गया Q एंड R। तो ऐसे करके आप पर्टिकुलरली ऐसे वाले क्वेश्चंस को दैट इज मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिसके लिए एक ऑप्शन के लिए एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आप ऐसे सॉल्व करोगे तो कन्फ्यूजन अवॉइड कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। असर्शन ये है और रीजन दे रखा है, फॉर अ ट्राइगोनल सिस्टम ए बी सी आर इक्वल एंड अल्फा बीटा गामा आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर आप ट्राइगोनल की बात करते हो, सबसे पहले रीजन देखते हो, अगर ट्राइगोनल की बात करोगे तो ए बी सी इक्वल है और अल्फा बीटा गामा आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो रीजन इज ट्रू। अगर आप असर्शन की बात करते हो तो ग्रेफाइट जो है वो एग्जाम्पल है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का एग्जाम्पल है, लेकिन असर्शन में क्या दे रखा है, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम का। तो असर्शन क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, सो द आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट, डी। ठीक है, आप एक काम करा करो, वीडियो को सबसे पहले पॉज करा करो थोड़ी देर, ठीक है,
क्वेश्चन देखा करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करा करो, और उसके बाद अगर आपका आंसर मैच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो उसे समझने की कोशिश करो कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे अभी वो होगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम टू अ यूनिट सेल। अब हमें ये देखना है कि मान लो मैंने एक यूनिट सेल ड्रॉ करा है, यहाँ पे ये एक मैं यूनिट सेल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, यानी कि कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है। तो अब ऐसी बात नहीं है कि ये एटम जो होगा ये पर्टिकुलर यूनिट सेल का अकेला एटम है, राइट, और भी यूनिट सेल्स होंगे। जैसे इसे रब कर देते हैं, मान लो एक यूनिट सेल ये हो गया, क्योंकि पूरे क्रिस्टल लैटिस में एक यूनिट सेल से ज्यादा यूनिट सेल्स होते हैं, राइट। पूरा यूनिट सेल जो होगा वो रिपीट होता रहेगा और सेम यूनिट सेल रिपीट हो होके पूरा लैटिस देगा। सिमिलरली आप ऊपर भी बना सकते हो ऐसे, इसे सेम क्यूब यहाँ पे ऊपर बनाओगे, ठीक है। तो अब एक चीज ये देखो कि अगर मैं ये एटम यहाँ पे एक ड्रॉ कर रही हूँ, मान लो, ठीक है, एटम किस पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, तो ये सिर्फ इसी एक यूनिट सेल को बिलोंग नहीं करता, ये एटम शेयर होगा किस किस में, इस यूनिट सेल में भी, इस यूनिट सेल में भी, इस यूनिट सेल में भी, और इस यूनिट सेल में भी। तो हमें अब ये पता लगाना है कि अगर कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो वो एक यूनिट सेल में अपना कितना शेयर दे रहा है। मतलब अगर सपोज ये एक पर्टिकुलर एटम है तो वो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा अगर हम इसे पढ़ें कि कितने यूनिट सेल्स एक एटम को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज है कि एक एटम एक यूनिट सेल को कितना पार्ट दे रहा है अपना, या फिर कितने यूनिट सेल्स एक एटम को शेयर कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि एटम विच इज प्रेजेंट एट दी कॉर्नर। लो मैंने ये एक एटम ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एटम लिया। अब यहाँ पे देखो 8 क्यूब्स प्रेजेंट है। सबसे पहले ये हो गया फर्स्ट क्यूब, है ना, ये हो गया पहला यूनिट सेल। फिर एक इसके पीछे प्रेजेंट है, देख सकते हो, ये हो गया दूसरा यूनिट सेल। ये हो गया तीसरा यूनिट सेल। मैं अभी टॉप टॉप दिखा रही हूँ, आप नीचे का भी ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया कितना, फोर्थ यूनिट सेल। फिर ये हो गया कितना, फिफ्थ यूनिट सेल, सिक्स्थ यूनिट सेल, सेवेंथ यूनिट सेल और 8 यूनिट सेल। मतलब कि मैंने 8 क्यूब्स यहाँ पे ड्रॉ करे हैं। और इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के कॉर्नर पे आप देख रहे हो कि ये एटम प्रेजेंट है और ये 8 क्यूबिक यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है। देखो ये पर्टिकुलर एटम अगर आप देख रहे हो तो ये वाले क्यूबिक यूनिट सेल में भी शेयर हो रहा है, ये फ्रंट वाले में भी हो रहा है, दोनों बैक वाले में भी हो रहा है, और जो 4 ऊपर प्रेजेंट है उनमें भी हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला पर्टिकुलर एटम विच इज प्रेजेंट एट दी कॉर्नर, जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा वो एक एटम इज शेयर्ड बाय हाँ, तो ये पर्टिकुलर एटम अगर आप देखोगे तो 1 एटम इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स, ठीक है। एक एटम जो हमारे पास किस में प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, वो हमारे पास 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास एक यूनिट सेल में कितना पार्ट आएगा एटम का, 1/8 पार्ट। So the contribution of atom which is present at the corner will be equal to what, 1/8, ठीक है। तो एक एटम अपना 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल को दे रहा है, ठीक है। तो 1/8 मान लो यहाँ देगा, 1/8 पीछे वाले को देगा, 1/8 इधर देगा, 1/8 इधर देगा, तो 4 1/8 ये हो गए, और ऐसे ही 4 1/8 ऊपर वालों को देगा। तो ऐसे करके एक पूरा एटम जो होगा वो शेयर होगा बिटवीन 8 यूनिट सेल। तो याद आपको बस इतना यहाँ पे ये रखना है कि एटम विच इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर वो 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है एक यूनिट सेल को।
यानी कि एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम प्रेजेंट होता है अगर वो एटम किस पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट आते हैं एटम प्रेजेंट एट दी फेस। अब ये येलो वाला देख रहे हो आप एटम, ये क्या है कि फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एटम जो फेस पे प्रेजेंट होगा वो 2 यूनिट सेल्स में शेयर होगा, यानी कि 2 यूनिट सेल्स विल कंसिस्ट ऑफ 1 एटम, यानी कि एक यूनिट सेल के पास कितना शेयर आएगा, 1/2 का शेयर आएगा, यानी कि एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन ऑफ एन पर्टिकुलर एटम इज हाफ। एक यूनिट सेल में सिर्फ एक एटम का आधा हिस्सा ही कंट्रीब्यूट होता है। तो अगर एटम जो फेस पे प्रेजेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई, हाफ। जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई, 1/8। बॉडी सेंटर पे अगर आप देखोगे तो बॉडी सेंटर में जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, बॉडी सेंटर पे एटम प्रेजेंट है। तो ये सिर्फ एक ही यूनिट सेल में शेयर होता है, ठीक है, एक यूनिट सेल में ये शेयर होता है पूरा एक एटम विच इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, ठीक है। ये साथ वाले यूनिट सेल्स में शेयर नहीं होगा, चाहे आप इधर बना लो, पीछे बना लो, साइड में बना लो, ऊपर बना लो, ठीक है। ये जो एटम है पर्टिकुलरली जो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है वो यूनिक है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल का, मतलब कि ये सिर्फ एक ही यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, ये और यूनिट सेल्स शेयर नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम विच इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर वो कितने के इक्वल होगा, 1, ठीक है। तो हम लोगों ने किसका पढ़ लिया, कॉर्नर का हम लोगों ने पढ़ा, कितना आया, 1/8। फेस का हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन पढ़ा, कितना आया, हाफ, ठीक है। और ऐसे ही हम लोगों ने बॉडी सेंटर का पढ़ा तो आया कितना, 1, ठीक है। यानी कि कॉर्नर पे 1/8 एटम प्रेजेंट है, फेस पे हाफ ऑफ एटम प्रेजेंट है, बॉडी पे एक पूरा एटम प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं एज सेंटर पे। तो इधर अगर आप देख रहे हो तो एज में अगर आप देखोगे कि कोई एटम प्रेजेंट है, ये देख रहे हो यहाँ पे एज पे मैंने लिया कि ये एक एटम है, ये जो मैंने ब्लैक डॉट से शो कर रखा है ये क्या है, एक एटम है, ठीक है। अब इसे ये देखो कि ये कितने यूनिट सेल्स में शेयर्ड है, देखो 1 2 3 4, यानी कि अगर कोई एटम एज पे प्रेजेंट है तो वो 4 यूनिट सेल्स में शेयर होगा। सो 1 एटम इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर एक रोटी 4 बंदे खा रहे हैं तो हर एक बंदे को कितनी मिलेगी, 1/4 मिलेगी। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर एक एटम 4 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है, इसका मतलब एक यूनिट सेल को कितना पार्ट मिलेगा एटम का, 1/4 पार्ट मिलेगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम विच इज प्रेजेंट एट द एज विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4, क्योंकि वो 4 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है। तो यहीं से बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट कि ये आया था KVPY 2014 in a cubic close packed structure fractional contributions of an atom present at the corner and at the face in the unit cell are respectively। पहले खुद ट्राई करो इन क्वेश्चन को और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। पॉज कर दो भले ही वीडियो को, एक बार खुद से सॉल्व करके देखो कि हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कॉर्नर पे हम लोगों ने देखा था कि कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, और फेस पे हम लोगों ने देखा था कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बेसिकली होता क्या है कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं या कितने एटम से एक यूनिट सेल बन रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। तो सिंपल क्यूबिक के लिए अगर आप देखोगे तो एटम सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो वो अपना कितना पार्ट शेयर करेगा, 1/8 पार्ट शेयर करेगा एक यूनिट सेल को, ठीक है। तो ऐसे करके अगर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम प्रेजेंट है तो मेरे पास कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब पे, क्यूब इज हैविंग 8 कॉर्नर्स। क्यूब के कॉर्नर्स कितने हो गए, 8।
ठीक है। तो अगर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम प्रेजेंट है तो 8 कॉर्नर्स पे कितने एटम प्रेजेंट होंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड है कि अगर एक टॉफी 2 रुपए की है तो 8 टॉफी कितने की होगी? 16 रुपीज की। सिमिलरली यहाँ पे एक कॉर्नर पे अगर 1/8 एटम प्रेजेंट है तो 8 कॉर्नर्स पे कितना होगा? 8 इंटू 1/8 यानी कि एक एटम। 8 और 8 यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स विच इज प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब एससीसी के आप यूनिट सेल में देखोगे तो एक यूनिट सेल सिर्फ एक ही एटम से बना हुआ होता है। एक एटम मेक्स 1 एससीसी यूनिट सेल। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग बीसीसी पे। बीसीसी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक बॉडी पे प्रेजेंट है इधर और बाकी सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी का निकाल लेते हैं। तो बॉडी का हमें पता है कि वो फुल कंट्रीब्यूशन देता है, मतलब एक यूनिट सेल में एक एटम प्रेजेंट होता है बॉडी पे, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1। अब कॉर्नर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो अगर एक कॉर्नर का 1/8 एटम प्रेजेंट है तो 8 कॉर्नर्स पे कितने प्रेजेंट होंगे? 8 इंटू 1/8 एटम। तो ये कितना आ गया? अगेन 1। तो 1 हो गया किसकी तरफ से? सारे कॉर्नर्स को मिला के एक एटम बन रहा है, ठीक है। और एक बॉडी सेंटर का हो गया, तो ये एक एटम हो गया। तो टोटल कितने हो गए? ये वाला कॉर्नर से और ये वाला बॉडी सेंटर से टोटल कितने एटम्स हो गए? 2 एटम्स, ठीक है। तो बीसीसी हमारे पास बेसिकली कितने एटम से बना हुआ होता है? 2 एटम्स से बना हुआ होगा, ठीक है। सो बीसीसी के लिए Z इफेक्टिव और Z इज टेकन एज 2। सिमिलरली एससीसी के लिए जो हमने Z इफेक्टिव कैलकुलेट किया था वो कितना आ रहा था? 1। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं एफसीसी के लिए, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। यहाँ पे आप देखोगे कि फेस पे प्रेजेंट होगा एक, तो दूसरा कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फेस का कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा था कि एक फेस पे हाफ एटम प्रेजेंट है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ अ एटम विच इज प्रेजेंट एट द फेस इज इक्वल टू हाफ बेसिकली। तो एक फेस पे कितना एटम प्रेजेंट है? हाफ एटम। तो क्यूब के टोटल फेसेस कितने होंगे? क्यूब के फेसेस होते हैं 6, ठीक है। आप एक रूम को अज्यूम करो, एक हो गई छत, एक हो गई जमीन, तो कितने हो गए? ये 2 फेस हो गए और 4 जो हो गई वो हो गई आपकी वॉल्स। तो टोटल फेस कितने होंगे क्यूब के? 6। तो अगर एक फेस पे हाफ एटम प्रेजेंट है तो 6 फेसेस पे कितना प्रेजेंट होगा? 6 इंटू 1/2। वही यूनिटरी मेथड, 2 और 6 कैंसिल करोगे, कितने आएंगे? 3 एटम्स। यानी कि फेस पे अगर आप पूरे क्यूब में या पूरे यूनिट सेल में मिलाओगे तो वो 3 एटम्स बनाएगा। और यहाँ पे अगर आप कॉर्नर की बात करोगे तो हमें पता है कि एक कॉर्नर पर अगर 1/8 एटम प्रेजेंट है तो 8 कॉर्नर्स पर, क्योंकि क्यूब के कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स इज इक्वल टू 8। तो 8 कॉर्नर्स पर कितना प्रेजेंट होगा? 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो 3 किससे आ गए? फेसेस से, और एक किससे आ गया? कॉर्नर से, ठीक है। 3 फेस से और एक किससे आ गया? कॉर्नर से। तो टोटल Z इफेक्टिव कितने के बराबर हुआ आपका? 4। तो यहाँ पे एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। अब आते हैं एंड सेंटर्ड पे। तो एंड सेंटर्ड में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 2 ऑपोजिट फेसेस पे, 2 ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। तो पहले कॉर्नर का निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन। कॉर्नर के लिए देखेंगे कि एक कॉर्नर पे कितना प्रेजेंट होगा? 1/8 एटम है, तो क्यूब के पास 8 कॉर्नर्स हैं, तो टोटल कितने एटम्स हो गए? 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो 1 आ गया कॉर्नर से, ठीक है, एक एटम। दूसरा हमारे पास आता है 2 ऑपोजिट फेसेस। अब ये याद रखना, जब हम एफसीसी में कैलकुलेट कर रहे थे तो एफसीसी में कैलकुलेट करने में पूरे 6 फेसेस पे एटम्स प्रेजेंट थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 फेसेस पे एटम प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे कि फेस का कंट्रीब्यूशन हमें पता है कि एक फेस पे अगर हाफ एटम प्रेजेंट है
तो दो फेसेस पे कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 2 इंटू 1/2, जो कि कितने के इक्वल आ गया, 1। तो एक हो गया कॉर्नर से और एक हो गया दो ऑपोजिट फेसेस से, ठीक है। तो Z इफेक्टिव यानी कि नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कितने के बराबर आएगा, 2 के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ Z इफेक्टिव फॉर एज सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए हमें निकालना है कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो एज सेंटर्ड में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एज पे प्रेजेंट होगा, और एटम यहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एज में अगर आप देखोगे कंट्रीब्यूशन जो हम लोगों ने निकाली थी एज की, कि एक एज पे 1/4 एटम प्रेजेंट होता है, 1/4 एटम प्रेजेंट होगा। और कितनी नंबर ऑफ एजेस होंगे क्यूब में, 12 एजेस होती हैं, तो ये बन जाएगा 12 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 3 एटम्स। तो 3 एटम्स कहाँ से आ गए, एजेस से, और कॉर्नर से अभी हम लोगों ने पहले की तरह कैलकुलेट करना है कि 1 आएगा, ठीक है। कि अगर एक कॉर्नर पे हमारे पास 1/8 है तो 8 कॉर्नर्स पे कितना होगा, 1 एटम प्रेजेंट होगा। तो कॉर्नर से आपका आ गया कितना, 1, और एजेस से हमारे पास कितना आ गया, 3। तो Z इफेक्टिव अगर आप कैलकुलेट करोगे किसके लिए, एज सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, तो वो कितना आएगा, 3 + 1 4। अब ये बिट्सैट 2018 का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ BCC स्ट्रक्चर इज, ठीक है। देखो अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। BCC में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा और दूसरा कॉर्नर से प्रेजेंट होगा, है ना। तो कॉर्नर से हमारे पास कितना आता है, एक एटम पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, और बॉडी पे हमारे पास कितना प्रेजेंट होता है, एक एटम प्रेजेंट होता है। तो 8 कॉर्नर्स पे एक एटम और एक बॉडी सेंटर पे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2। तो आंसर इसका क्या आएगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस पर्टिकुलरली फॉर्म होते हैं इस कॉन्सेप्ट से, तो इस पे ध्यान देना। A substance AXBY has FCC lattice in which, तो सबसे पहले इन्फर किया हम लोगों ने, देखो क्वेश्चन पढ़ते ही ना सबसे पहले इन्फरेंस लिख लिया करो कि क्या क्या आपको दिया गया है क्वेश्चन में और क्या पूछा है। तो FCC दिया हुआ है सबसे पहले। सेकंड इसने पूछा है कि A जो है वो कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहा है, A क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, कॉर्नर, ठीक है। फिर उसने कहा है कि B क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, फेस सेंटर। अब इसने पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस AXBY। इसने बेसिकली ये पूछा है कि कितने एटम्स A के होंगे और कितने एटम्स B के होंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि एक कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 1/8 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और FCC बोला है, इसका मतलब फेस पे भी प्रेजेंट होगा और कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होगा। तो कॉर्नर पे तो A प्रेजेंट है, कॉर्नर का हमें पता है कि एक कॉर्नर पे 1/8 एटम होता है, तो 8 कॉर्नर्स पे कितने एटम प्रेजेंट होंगे, पूरा एक एटम। तो यानी कि A कितना हुआ, 1, ठीक है। एक एटम A का प्रेजेंट है FCC में। अब B का उसने पूछा है कि फेस सेंटर, तो फेस सेंटर हमें पता है कि एक फेस पे अगर हाफ ऑफ एटम प्रेजेंट होगा तो 6 फेसेस पे कितने प्रेजेंट होंगे, 6 फेसेस पे 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट कौन है यहाँ पे, B, तो B के कितने एटम्स हो गए, 3, तो A के 1 और B के 3। तो ऑप्शन B इज करेक्ट। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, फॉर्मूला बनेगा आपका AB3, क्योंकि A कॉर्नर से हमारे पास एक एटम आ गया और 3 एटम्स आ गए फेस से B के, ठीक है। तो आंसर इज B, दैट इज AB3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अ सॉलिड हैज स्ट्रक्चर इन विच टंगस्टन एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर। तो टंगस्टन है हमारे पास कॉर्नर पे, ऑक्सीजन एटम्स आर एट द सेंटर ऑफ द एजेस, ऑक्सीजन है हमारे पास एजेस पे, और सोडियम एटम है सेंटर ऑफ द क्यूब पे, यानी कि बॉडी सेंटर पे बेसिकली, ठीक है। तो फॉर्मूला पूछा है इसने, देखो टंगस्टन अगर कॉर्नर पे है, हमें पता है कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, ठीक है। और ऐसे 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, तो अगर
एक कॉर्नर पे 1/8 एटम प्रेजेंट है, तो 8 कॉर्नर्स पे पूरा एक एटम प्रेजेंट होगा। तो नंबर ऑफ टंगस्टन कितना हो गया? सिर्फ 1। ठीक है, उसके बाद इसने बोला ऑक्सीजन एजेस पे प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम विच इज प्रेजेंट एट एन एज इज 1/4। ठीक है, तो एक एटम अपना 1/4 पार्ट डोनेट करता है अगर वो एज पे प्रेजेंट है तो ऐसा हमें पता है कि हमारे पास कितनी एजेस होती हैं? 12 एजेस होती हैं। तो 12 इंटू 1/4 यानी कि 3 एटम्स हो गए पूरे, किसके? ऑक्सीजन के। फिर बॉडी सेंटर में हमें पता है कि पूरा एक ही कंट्रीब्यूशन रहता है, तो 1 + 3 + 1। ठीक है, तो टोटल एटम्स अगर आप पूछोगे तो कितने बन रहे हैं? 5। एक टंगस्टन का, 3 ऑक्सीजन के और सोडियम का 1। अब यहां से आप मैच कर सकते हो, ये बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, एक सोडियम का, एक टंगस्टन का और 3 ऑक्सीजन के। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसने बस थोड़ी सी ट्रिक लगा दी है। ठीक है, इन अ FCC क्यूबिक लैटिस एटम ए ऑक्यूपाइज द कॉर्नर पोजीशन। इसने कहा है कि एटम ए जो है वो है हमारे पास कॉर्नर्स पे, एंड एटम बी ऑक्यूपाइज द फेस सेंटर पोजीशन। बी जो है वो है फेस पे। अब इसने कहा कि इफ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर्ड पॉइंट्स द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। इसने कहा कि अब हमारे पास बी जो है वो सारे फेसेस पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 6 फेसेस पे प्रेजेंट ना होके अब वो सिर्फ 5 फेसेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर फेस का कंट्रीब्यूशन हटाना पड़ेगा अब। ठीक है, तो ए का तो आप सिंपल सी बात है ऐसे ही निकाल लोगे कि अगर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम प्रेजेंट है तो 8 कॉर्नर्स पे एक एटम प्रेजेंट होगा। तो ए तो सिंपली कितना हो गया हमारे पास? 1। डी अगर आप निकालोगे तो फेस पे इसने बोला है कि सिर्फ 5 फेसेस पे प्रेजेंट है, 6 फेसेस पे नहीं है। तो बी का अगर आप देखोगे कि एक फेस पे अगर हाफ एटम प्रेजेंट है तो 5 फेसेस पे कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 5/2, यानी कि बी का क्या आ गया? 5/2 और ए का कितना आ गया? 1। अब इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ए का कितना आया था? 1 और बी का कितना आ गया? 5/2। अब इसे फ्रैक्शन में नहीं रखना, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, होल नंबर के रेशियो में करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसे 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 5 बचेगा सिंपली। तो अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बनेगा कितना? A2B5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 हम लोगों ने किस लिए किया है? ताकि ये होल नंबर में आ जाए। ठीक है, तो आंसर इज व्हाट? डी, A2B5। ऐसे ही आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मान लो मैंने कहा कि बी सारी एजेस पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 3 एजेस पे प्रेजेंट है, तो कितना होगा? ठीक है, अगर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6 फेसेस में से सिर्फ 3 फेसेस पे प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस देखनी है। उस फेसेस के कॉन्ट्रीब्यूशन जिस पे एटम प्रेजेंट नहीं है उसको माइनस करना है। ठीक है, उसको नहीं रखना, उसको आप काउंट नहीं करोगे। अगर उसने बोला है कि सिर्फ 5 फेसेस पे प्रेजेंट है तो आप 5 × 1/2 करोगे। ठीक है, अगर उसने बोला है कि 4 एजेस पे प्रेजेंट है तो आप 4 × 1/4 करोगे। तो ये जरूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेंसिटी मेजरमेंट्स पे, कि डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट सेल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत बेसिक होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास किसका? यूनिट सेल का। वॉल्यूम किसकी? यूनिट सेल की। ठीक है, तो मास की अगर हम बात करते हैं, मान लो जैसे मैंने कहा कि एक यूनिट सेल मैंने ये बनाया। ठीक है, अब इसमें एटम्स मैंने मान लो कॉर्नर्स पे रख दिए। एटम्स मैंने कहाँ रखे? कॉर्नर्स पे रख दिए। बेसिकली मैंने SCC बनाया है। तो मास ऑफ दिस यूनिट सेल क्या होगा? देखो यूनिट सेल किससे बना हुआ है? यूनिट सेल का मास किसकी वजह से है? एटम्स की वजह से है। ठीक है, तो अगर मैं इन सारे एटम्स का मास निकाल के प्लस कर दूं, यानी कि वो मेरा क्या बन जाएगा? मास ऑफ द यूनिट सेल।
तो सबसे पहले अगर मैं ये निकालूं कि एक एटम का मास कितना है, एक एटम का मास कितना है, और उसे मल्टीप्लाई कर दूं किससे, नंबर ऑफ एटम्स से, तो ये मेरे पास आ जाएगा कि मास ऑफ ऑल दी एटम्स कितना है। और मास ऑफ ऑल दी एटम्स किसके बराबर है, मास ऑफ द यूनिट सेल के बराबर है, क्योंकि यूनिट सेल इन्हीं एटम्स से बना हुआ है। ठीक है, और अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा। देखो, अगर मैंने बोला है यहाँ पे कि एक यूनिट सेल है और उसमें कॉपर जो है वो सेंटर पे प्रेजेंट है, यानी कि बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, प्लस कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो मुझे निकालना है मास ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, मास ऑफ यूनिट सेल कितना होगा। अब सिंपल सी बात है, देखो यूनिट सेल मेरे पास किस चीज से बना हुआ है, कॉपर के एटम्स से बना हुआ है ना। तो कॉपर के एटम्स जितने भी हैं, अगर मैं उनका मास प्लस कर दूं, ठीक है, जितने भी कॉपर एटम्स इसमें प्रेजेंट है, अगर मैं उनका मास क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो मेरे पास मास ऑफ यूनिट सेल निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले निकालेंगे कि एक एटम का मास कितना है। तो कॉपर का मास मुझे पता है कितना है, 63.5 ग्राम पर मोल। ये कॉपर का मोलर मास है, यानी कि एक मोल ऑफ कॉपर में 63.5 ग्राम्स है। ठीक है, तो एक एटम में कितना मास होगा, एक एटम ऑफ कॉपर में कितना मास होगा। जो आप ये ले रहे हो ना, कॉपर इक्वल्स टू 63.5 या आयरन इक्वल्स टू 56, ये आपके मोलर मासेस है। मोलर मास का मतलब क्या है कि एक मोल। देखो, अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे कि कॉपर का मास है 63.5 ग्राम पर मोल, इसका मतलब ये है कि एक मोल ऑफ कॉपर एटम्स का मास है 63.5 ग्राम्स, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि एवोगाड्रो नंबर है, जिसे एक मोल बोलते हैं, ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर। इतने एटम्स ऑफ कॉपर का मास कितना है, 63.5 ग्राम। तो अगर इतने एटम्स का मास है 63.5 ग्राम, तो एक एटम का मास आपका कितना आएगा, 63.5 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये कितने एटम का मास आएगा, एक एटम का मास। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी एक एटम का मास निकालना है, जैसे मैंने बोला आयरन, ठीक है, आयरन का मास मुझे पता है क्या होता है, 56 ग्राम पर मोल। ये क्या है, मोलर मास। ठीक है, तो अब मैंने पूछा कि एक एटम ऑफ आयरन का मास कितना है, तो वो कितना होगा, 56 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। सिमिलरली अगर मैंने बोला सिल्वर का मास है 108 ग्राम पर मोल, तो एक एटम ऑफ सिल्वर का मास कितना होगा, 108 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब समझ में आ गया आपको कि एक एटम का मास कैसे निकालते हैं। अब मैंने क्या करा कि मैंने लिया हुआ था कि कॉपर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, एक तो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट है कॉर्नर पे। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन बीसीसी, ये बॉडी प्लस कॉर्नर क्या बना, एक्चुअली में बीसीसी ही बना। और मुझे पता है कि बीसीसी में जो Z इफेक्टिव आया था, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी के यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, वो कितने के इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं इस मास को, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, इसको इनटू कर दूं किससे, Z इफेक्टिव से, तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, एक एटम का मास कितना है इनटू कितने नंबर ऑफ एटम्स उस यूनिट सेल में प्रेजेंट है, वो हो जाएगा आपका क्या, मास ऑफ यूनिट सेल। तो एक एटम का मास आप कैसे निकालोगे, m/Na करके, और कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है यूनिट सेल में, वो आपका क्या होता है, Z, जो हम लोगों ने FCC BCC इन सब के लिए कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल आप कैसे लिख सकते हो, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इफेक्टिव, या फिर Z जिसे बोलते हैं
इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होती है मेरे पास, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर आपका क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 3D की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होती है मेरे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मास का तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया क्या बनेगा, और वॉल्यूम मेरे पास क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन अगर आप क्यूबिक कंसिडर कर रहे हो तो क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ ए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट को, क्योंकि ये तीनों बराबर है मैंने इसको ले लिया ए के इक्वल। तो वॉल्यूम मेरे पास क्या आ जाएगी, ए इंटू ए जो कि किसके बराबर होगा, ए क्यूब के बराबर। तो आप सिंपली अब यहाँ से डेंसिटी निकाल सकते हो कि मास ये हो गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज व्हाट, वॉल्यूम आपकी आ गई ए क्यूब, मास आपका आ गया ये। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बनेगा क्या कि डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल बेसिकली इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ द यूनिट सेल दैट इज Z इंटू एम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर क्यूब है तो आप डायरेक्ट ए क्यूब लिख सकते हो, लेकिन अगर क्यूब नहीं है आपका क्रिस्टल सिस्टम तो आप लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट करके पहले वॉल्यूम निकालना और उसके बाद उसे मास से डिवाइड करके उसकी डेंसिटी निकाल लेना। ठीक है, तो क्यूबिक सिस्टम के लिए आप डेंसिटी को कैसे याद रख सकते हो, जमना। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट है याद रखने का, जमना, जमना। ठीक है, वेयर Z स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। M हो गया आपका क्या, मोलर मास एटम का, Na एवोगाड्रो नंबर, और A हो गई आपकी एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि अगर क्यूबिक सिस्टम नहीं दिया हुआ है तो आप ये ऐसे करके लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके फिर वॉल्यूम निकालोगे। ठीक है, तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, वेयर Z इज इक्वल टू 2 फॉर व्हाट, BCC सिस्टम, है ना। हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 1 होता है किसके लिए, सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए। FCC के लिए क्या होता है, Z होता है 4 एंड सो ऑन। तो जैसा भी सिस्टम आपका दिया हुआ है वैसे आप Z निकाल सकते हो। मोलर मास आपको दिया ही होगा, एवोगाड्रो नंबर आपको पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23, और एज लेंथ भी आपको प्रोवाइडेड होगी, तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई फॉर्मूला पढ़ोगे तो फॉर्मूला पढ़ के उसकी यूनिट्स जरूर देख लेना। ठीक है, जैसे डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी सबसे पहले यहाँ पे देखो कि अगर मुझे डेंसिटी एक्सप्रेस करनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो मैं क्या क्या मेजरमेंट्स लूंगी इनके। ठीक है, किस किस यूनिट्स का यूज करूंगी। देखो Z की तो कोई यूनिट नहीं होती, वो सिर्फ एक नंबर होता है। ठीक है, तो Z इज यूनिटलेस। मोलर मास जो आप लेते हो उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, या फिर उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, और एवोगाड्रो नंबर की यूनिट भी आपकी होती है मोल इनवर्स। अब अगर आपको बोला है कि डेंसिटी निकालनी है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको ये याद रखना है कि जो आप एज लेंथ ले रहे हो वो आपकी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एज लेंथ अगर सेंटीमीटर लोगे और उसका करोगे क्यूब, तो इवेंचुअली मोल इनवर्स कट जाएगा और आपकी जो डेंसिटी आएगी वो किस में आएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अगर आपको बोला है कि डेंसिटी आपको निकालनी है ग्राम पर मीटर क्यूब में या फिर ग्राम पर ml में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एज लेंथ चेंज करोगे। अगर केजी पर मीटर क्यूब में निकालने को बोला है तो आप मास को केजी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली इस वाले पार्ट से। तो सॉल्व करते हैं फटाफट से क्वेश्चंस। आयरन क्रिस्टलाइजेज इन अ बीसीसी सिस्टम, तो इसने सबसे पहला ये दे रखा है कि बीसीसी सिस्टम है, तो बीसीसी सिस्टम के लिए हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2। फिर उसने बोला लैटिस पैरामीटर है 2.861 एंगस्ट्रॉम का। अब ये याद रखना है, इसने बीसीसी बोला यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, अब इसने क्यूब ही बोल दिया है, मतलब कि सारी एज लेंथ बराबर हैं। तो एज लेंथ कितनी दे रखी है, 2.861 एंगस्ट्रॉम, और हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2.861
इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब उसने बोला है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ आयरन इन द बीसीसी सिस्टम। हमें निकालनी क्या है, डेंसिटी निकालनी है। और एटॉमिक वेट दे रखा है आयरन का 56, यानी कि आयरन का मास दे रखा है कितना, 56 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं, बस क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है इधर। तो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है क्या, डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। तो Z हमें पता है कितना है 2, क्योंकि हम BCC पढ़ रहे हैं। तो 2 इंटू मोलर मास कितना दे रखा है 56, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रखो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और ए क्यूब में आप ये वैल्यू रख दो 2.861 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। क्यूब लिखना मत भूल जाना, हमारी कई बार ये सिली मिस्टेक्स हो जाती है कि हम लोग क्यूब करना भूल जाते हैं। ठीक है, एज लेंथ का, तो ये जरूर याद रखना कि क्यूब करना बहुत जरूरी है, तो क्यूब करना मत भूलना यहाँ पे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बेसिकली, अब इसको सॉल्व करोगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन होगी, एवोगाड्रो नंबर। इसको मैं अभी थोड़ा सिंपल लिख रही हूँ क्योंकि हमें यूनिट कन्वर्जन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ से जो डेंसिटी निकलेगी, क्योंकि मैंने ये एज लेंथ किस में ली है, मीटर क्यूब में, है ना, वॉल्यूम किस में निकलेगी, मीटर क्यूब में, क्योंकि मैंने मीटर में ली है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेरा मास है वो किस में है, ग्राम में। लेकिन यहाँ जो डेंसिटी इसने पूछी है वो किस में पूछी है, ग्राम पर मिलीलीटर में। अब यहाँ पे आपको यूनिट्स का खेल देखना है। ठीक है, तो यूनिट्स हम लोग कैसे देखेंगे कि 2 इंटू 56 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू 2.861 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, यहाँ से आ गया कि आपका मीटर क्यूब, और यहाँ से आ गया ग्राम, और मोल इनवर्स और मोल इनवर्स यहाँ पे कट गए हैं। ठीक है, जो इसका मोल इनवर्स था ना पर मोल, और ये मोल इनवर्स एवोगाड्रो नंबर का, ये ऑलरेडी कट गया है। तो अभी जो हमें, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी मिलेगी ग्राम पर मीटर क्यूब में। अब मुझे मीटर क्यूब को किस में चेंज करना है, ml में। तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। और अगर मुझे मिलीलीटर में निकालना है, तो अगर 1 लीटर में 10⁻³ मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो 1 मीटर क्यूब में, या फिर ये देखो कि 1000 लीटर में कितना होगा, 1000 इंटू 10⁻³ यानी कि कितना हो गया, 10⁻6 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1000 लीटर में 10⁻6 मिलीलीटर होता है। तो 1000 लीटर की जगह हम 10⁻6 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, मीटर क्यूब की जगह किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻6 मिलीलीटर से। तो यहाँ पे आप इसे मिलीलीटर बनाने के लिए क्या करोगे, 2 इंटू 56 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू 2.861 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब, और मीटर क्यूब को किस में बदलना है, हमें मिलीलीटर में, राइट। तो हम लोग 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज को जब आप सॉल्व करोगे, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 रख के, तो आपका आएगा आंसर एज 7.92 ग्राम पर ml। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना, और यूनिट्स का सबसे ध्यान रखना, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे ही आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज जो थी वो ट्रिकी थी, बस कि हमें ये याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो 1000 लीटर में कितने होंगे, 10⁻6 ml, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 ml होते हैं। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, फिर मीटर क्यूब को ml में चेंज करके कैलकुलेशंस करनी है। तो आपका आंसर आएगा A, दैट इज 7.92 ग्राम पर ml। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मेटालिक एलिमेंट हैज अ क्यूबिक लैटिस। ठीक है, ईच एज ऑफ द यूनिट सेल इज 2 एंगस्ट्रॉम। तो इसने एज लेंथ दे रखी है कितनी, 2 एंगस्ट्रॉम।
द डेंसिटी इज गिवन एज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यूनिट सेल्स इन 200 ग्राम ऑफ द मेटल आर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने फॉर्मूले को नहीं समझा होता कि फॉर्मूला कहाँ से आया तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपने डायरेक्ट आंसर रट लिया है कि डायरेक्ट फॉर्मूला रट लिया है कि Zm इंटू Na इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे इस फॉर्मूले का। तो इसने पूछा है कि एक मेटालिक एलिमेंट है कोई जिसका अननोन एलिमेंट है जिसका एक क्यूबिक लैटिस है, क्यूबिक मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस है, ठीक है। तो Z हमारे पास कितना हो गया इसका 1। उसने बोला है कि ईच एज जो है वो 2 एंगस्ट्रॉम की है और डेंसिटी दे रखी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसने पूछा है कितने यूनिट सेल्स होंगे 200 ग्राम में, ठीक है। तो अब डेंसिटी इसने पूछी है क्या, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं किसमें, एंगस्ट्रॉम में दे रखी है इसने, वॉल्यूम होगी क्या हमारे पास A क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी किसमें, सेंटीमीटर में, तो आप इसको भी किसमें चेंज करोगे, सेंटीमीटर में। तो डेंसिटी कितनी हो गई 2.5 इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी आई यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। तो मास अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये कितने की इक्वल आएगा, मास विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ ये देखो किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में, यहाँ ये आप देखोगे किसमें है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मास किसमें आ रहा है, ग्राम्स में। इसका मतलब आपने फॉर्मूला क्या लगाया है, ठीक लगाया है, ठीक है। आप ऐसे चेक करते रहा करो बीच बीच में ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मास हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, हाँ सॉरी क्यूब मत करना भूलना, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने की इक्वल आएगा, मास विल बी इक्वल टू व्हाट, 20 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। यानी कि अगर एक यूनिट सेल में इतना मास है दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। तो उसने पूछा है कि 200 ग्राम में कितने यूनिट सेल्स प्रेजेंट होंगे। देखो जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी किसकी थी, यूनिट सेल की थी, मास किसका था, यूनिट सेल का था, वॉल्यूम किसका था, यूनिट सेल का। तो ये जो हमारे पास मास आएगा कितने का आएगा, मास ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। जो हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके निकाला वो हमारे पास क्या रहा था, मास ऑफ 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल। तो उसने बोला है कि अगर आपका मास ऑफ 1 यूनिट सेल आ रहा है 20 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो 200 ग्राम से हम लोग कितने यूनिट सेल्स बना सकते हैं। तो 20 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम्स, सॉरी -24 ग्राम्स इज मेकिंग 1 यूनिट सेल। तो 1 ग्राम हमारे पास कितना बनाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻⁻24, और 200 ग्राम्स हमारे पास कितने बनाएंगे, 200 इंटू 1/20 इंटू 10⁻⁻24। तो यहाँ से 0 से 0 कट हो गया, 2 से 20 दैट इज 10, ऊपर जाके ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 10 इंटू 10⁻⁻24, तो ये कितना आ गया 10⁻25। यानी कि आप 200 ग्राम से 10⁻25 नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बना सकते हो। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आया, डी। एक और बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम हम लोगों ने रखा था। डेंसिटी हमने यूनिट सेल की रखी, वॉल्यूम हमने यूनिट सेल की रखी, और मास एक यूनिट सेल का निकाल लिया। तो जब हमारे पास मास ऑफ 1 यूनिट सेल आ गया तो हम लोग अब निकाल सकते हैं कि 200 ग्राम से हमारे पास कितने यूनिट सेल्स बनेंगे। तो दिस वाज द बेसिक जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, ये आईटी जेईई का क्वेश्चन है और रीसेंट क्वेश्चन है। कॉपर हैज एफसीसी यूनिट सेल स्ट्रक्चर। तो कॉपर का इसने दिया है एफसीसी स्ट्रक्चर है, यानी कि Z कितना हो गया हमारे पास 4। सेल एज लेंथ ऑफ x एंगस्ट्रॉम,
ठीक है। तो एज लेंथ हमारे पास कितनी दी है, x एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी ऑफ कॉपर, तो हमें निकालनी है कॉपर की डेंसिटी किस में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर से देखते ही पता चल जाना चाहिए कि एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो ये आपका बनेगा क्या, x इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, डेंसिटी। तो बस अपना फॉर्मूला लगा दो फटाफट, जमुना। तो ये आपका क्या बनेगा, Z क्या हो गया 4। मोलर मास कॉपर का हमें पता है कितना, 63.55 दे रखा है। एवोगाड्रो नंबर आपको पता है कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। और A आपका क्या आएगा, x इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। ठीक है। अब जब आप इसे पर्टिकुलरली सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, 422 डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है। अगर आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम है तो एक एंगस्ट्रॉम में आप याद रख सकते हो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। और 1 मीटर में मेरे पास कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 10⁻⁻10 मीटर में कितना होगा, -10 मीटर में कितना होगा, 100 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। यानी कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना आया, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो कन्वर्जन जरूर करके जाना, कन्वर्जन मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो ताकि आप क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस है जो आपको होमवर्क के लिए है। ठीक है। आप ये क्वेश्चंस एक बार खुद सॉल्व करके देखोगे, अगर सिमिलर क्वेश्चंस है, अगर नहीं हुए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं इसे सॉल्व करवा दूंगी वैसे, कि ये क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व होंगे और इनका पर्टिकुलर क्या क्या आंसर आ रहा है। लेकिन आप खुद से भी ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब आपका डेंसिटी वाला और जो अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ये है कि एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास दे रखा है 100, हैविंग BCC स्ट्रक्चर, उसकी एज लेंथ दे रखी है 400 पिकोमीटर, तो डेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटॉमिक मास तो कितना दे रखा है, 100 ग्राम पर मोल। ये तो ग्राम में ठीक है, लेकिन इसने बोला है जो एज लेंथ है आपकी वो है 400 पिकोमीटर में। ठीक है। तो अगर 400 पिकोमीटर में है, इसका मतलब आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सीसी में पहले, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। क्योंकि आपको किस में निकालनी है डेंसिटी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि आपको पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले सेंटीमीटर में, और फिर आप वॉल्यूम निकालोगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज इन BCC एंड FCC टाइप्स क्रिस्टल्स, देन द नंबर ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ द रिस्पेक्टिव क्रिस्टल इज। बस इसने बोला है कि सोडियम जो है वो BCC में है और मैग्नीशियम जो है वो FCC में है। तो मैग्नीशियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है उसके एक यूनिट सेल में, और सोडियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है उसके एक यूनिट सेल में। तो आपको बेसिकली क्या बताना है, Z इफेक्टिव बताना है दोनों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सॉलिड की डेंसिटी दे रखी है किसमें, kg पर मीटर क्यूब में। तो अब ये याद रखना, जब मास रखोगे तो kg में रखोगे और जो एज लेंथ रखोगे वो किस में रखोगे, मीटर में रखोगे, यानी कि जो वॉल्यूम निकालोगे वो मीटर क्यूब में निकालोगे। ठीक है। तो एज लेंथ दे रखी है 200 इंटू √2 पिकोमीटर, तो इस पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। तो उसने पूछा है मोलर मास ऑफ दी सॉलिड हमारे पास कितना आएगा। इसने क्या पूछा आपको, मोलर मास पूछा है सॉलिड का। ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू जमुना, यही लगाना है आपको। एवोगाड्रो नंबर आपको पता है, A क्यूब आपको दे रखा है, A दे रखा है इतना पिकोमीटर जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। Z आपको पता है, FCC दे रखा है तो होगा 4, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पता है, M आपको निकालना है, डेंसिटी आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें निकालना है M क्या होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।